हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मेन जो टॉपिक रह रहा है वो कौन-सा रह रहा है, कंप्यूटर रह रहा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स बनती हैं, इसके अलावा जो कंप्यूटर सेक्शन के अलग-अलग एक क्वेश्चन के साथ जो रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, इसी सीरीज़ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे लास्ट टाइम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट दे रखा है द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स आइडेंटिफाई वर्ड विद कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकंड दे रखा है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर यू इन एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट जस्ट प्रेस F7। तो इसके लिए आप F7 का ही यूज़ करते हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। फिर थर्ड दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रुप। देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली सर ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। है ना? स्पेलिंग एंड ग्रामर एक तरीके से आपके पास से क्या है कि टूल है, हम ऐसे बोल सकते हैं टूल है, जिसके अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ही कर देता हूँ। बाकी देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट दे रखा है द आइकन। आइकन हमारा कुछ इस तरीके दे रखा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो ऐसे देख लें कि आप ऐसे करके लिखा है 1 2 3 और ऐसे करके आइकन दे रखा है। तो जो आपका ये वाला आइकन होता है ना, तो ये आइकन किसको दिखाता है बेटा, आपके वर्ड काउंट को दिखाने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वर्ड काउंट में क्या होता है, वर्ड काउंट में आपको ये दिखता है कि आपने अपनी जो वर्ड की शीट है उसमें आपने कितने वर्ड लिखे हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने अभी कितने लिखे हैं। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे कितने वर्ड लिखे हैं, मैं इसको काउंट करके बताऊँ। एक नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया, नंबर 4 आ गया, नंबर 5 आ गया, नंबर 6। तो आपका जो स्टेटस बार होगा, यहाँ पे आपका स्टेटस बार होगा तो वर्ड काउंट में कितने दिखेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 6 वर्ड यहाँ पे बताएगा। है ना? इसके अलावा और क्या बता देता है, जैसे मुझे मान लेते हैं वर्ड के अलावा मैंने कितने कैरेक्टर लिखे हैं। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड में मैंने 5 कैरेक्टर लिखे हैं। ठीक है? तो 5 5 5 5 5 5 ऐसे। तो टोटल कितने कैरेक्टर हो जाएँगे? तो आप बोलेंगे सर 5 5 10 15 20 25 और यहाँ पे 30। तो हम बोल देंगे कि सर हमारे पास 30 यहाँ पे कितने लिखे हैं आपने, कैरेक्टर वगैरह वहाँ पे आपने यूज़ किए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाती है बेटा, आपके वर्ड काउंट के अंदर मिल जाती है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनती है, सीधी मिलती-जुलती अगर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले कैपिटलाइज़ेशन प्रॉब्लम की। देखो कई बच्चे इसको समझते नहीं थे कि सर ग्रामर टूल आइडेंटिफ़ाई कैसे करता है कैपिटलाइज़ प्रॉब्लम की। देखो एक्चुअल में होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा है जैसे दिस इज़, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने माई बुक, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब देखो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम सर क्या करते हैं, हम जब भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर होता है वही बड़ा होता है, बाकी सारे स्मॉल में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो माई बुक का एम बड़ा आ गया और सॉरी माई का एम बड़ा आ गया और बुक का क्या आ गया, बी यहाँ पे बड़ा आ गया। तो यहाँ पे इसको क्या करता है, इसको स्पेल एंड ग्रामर टूल क्या करता है, इसको इसको बोलता है आप इसको ऐसे लिखो। ओके, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है, ये काम भी कौन करता है, हमारा स्पेल एंड ग्रामर जो टूल है वो काम करता है। बेसिकली ये ग्रामेटिकली एक मिस्टेक आ जाती है कि अगर आपको सेंटेंस में लिखना है तो स्टार्टिंग जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा होना चाहिए, बाकी सारे आपके स्मॉल में लिखे होने चाहिए। तो ये काम करता है आपका स्पेल एंड ग्रामर का। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है जो यहाँ पे वो क्लैरिफ़ाई होगी होगी क्या मतलब होता है इसका। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास बेटा एक थीसिस टूल होता है, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेल एंड ग्रामर तो चलो आपको मैंने बताया था F7, तो इससे मिलता-जुलता मैंने एक और टूल बताया था आपको। कौन-सा टूल होता है आपका, थीसिस टूल होता है, जो आपको क्या करता है सिनोनिमस और एंटोनिमस होते हैं ना, अगर आपको उनको एमएस वर्ड में चेक करना है, मतलब एक सिमिलर वर्ड देखने हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक वर्ड लिखा, है ना, मुझे उसके मिलते-जुलते कोई और वर्ड देखने हैं। है ना? तो मतलब वर्ड इन द सेंस शब्द कोई और देख रहे हैं मिलते-जुलते, तो उसके लिए हमारे पास एक एमएस वर्ड में एक टूल होता है, उस टूल का नाम होता है थीसिस टूल। जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं इसको, उसको हम बोलते हैं सर थीसिस टूल। ये हमारे पास क्या होता है, थीसिस टूल होता है। और ये कहाँ पे मिलता है बेटा, ये भी आपको रिव्यू टैब के अंदर ही मिलता है। रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलता है। सर थीसिस टैब हमें देता है कि जब आपको क्या करना पड़ता है, सिनोनिमस और अगर आपके क्या करने हैं एंटोनिमस, अगर आपको क्या करने हैं एक तरीके से फाइंड करना है, ठीक है? इसको क्या करना है आप नोट करके लिख लेना। बाकी देखो इसकी शॉर्टकट कमांड है जो काफ़ी बार मैंने आपको बताई भी थी, कौन-सी होती है आपकी शिफ्ट प्लस F7। ये सभी मैं आपको तब बताता हूँ ताकि आपको ये सारी रिवाइज़ हो जाए। जितनी बार इसको आप सुनोगे, रिवीज़न करोगे, उतने बार आपकी ये माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएँगी। क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। स्पेल एंड ग्रामर का ऑप्शन में दिया होता है, F7 में दिया होता है और शिफ्ट प्लस F7 में दिया होता है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हमने दोनों ही पढ़े हैं, अब कौन-सा राइट आंसर होगा? और आपने याद रखना है जब भी स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात की जाएगी तो वहाँ पे F7 का यूज़ करेंगे। और जब हमें बात करना हो कोई मतलब सिनोनिमस या फिर एनोनिमस का, अगर मतलब एंटोनिमस का अगर बात करनी है या फिर
थीसिस टूल की अगर पूछ लिया है कि किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, तो हम शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी देखो और क्या डाटा यहाँ पे मैं आप एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बाकी तो इंपॉर्टेंट मैंने ऐड पॉइंट करवा दिए हैं। एक पॉइंट जो रहता है, वो रहता है कलर कोडिंग का, है ना? कलर कोडिंग का बेसिकली कलर कोडिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई आप सेंटेंस लिखते हो, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एमएस वर्ड आपको क्या देता है, एक एक तरीके से आपको एरर देने का काम करता है, ठीक है? कलर कोडिंग ऐसे लिख लेना, आप नोट में करना होगा तो कलर कोडिंग की एरर आते हैं कुछ हमारे पास, ठीक है? तो वो एरर कौन-कौन से आते हैं, तो नंबर 1 पे लिख लेना सर, हमारे पास एक आती है रेड वेवी लाइन, ठीक है? रेड वेवी लाइन। तो सर रेड वेवी लाइन हमारे पास कब आती है? बेसिकली मान लेते हैं आपने क्या लिखना था, आपने लिखना था बुक। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, आपने लिखना था बुक, पर आपने गलती से क्या लिख दिया, आपने लिख दिया बीओके। आपने लिख दिया बुक को बॉक, है ना? तो यहाँ पे जो आपका एक तरीके से एमएस वर्ड है, वो आपको क्या देगा, यहाँ पे नीचे ऐसे करके एक वेवी लाइन देता है। किस कलर में देगा? वो आपको रेड कलर में देगा। तो इससे आपको क्या लग रहा है पता कि सर जब हमारे पास जब रेड वेवी लाइन आएगी एमएस वर्ड में टाइपिंग करते वक़्त, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी क्या होगी है सर, हमारी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक होगी है। ओके, स्पेलिंग की क्या होगी सर, हमारे यहाँ पे मिस्टेक होगी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हमें किस कलर में दिखती है? सर हमें वो रेड वेवी लाइन में दिखती है। इसके अलावा दूसरा क्या इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है, इसी से मिलता-जुलता जो एग्ज़ाम पूछा जाता है ब्लू का। क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करती हैं। ब्लू वेवी लाइन। ब्लू वेवी लाइन कब आता है? जैसे मान लेते हैं आपने कोई एक सेंटेंस अपना लिखा, ठीक है? मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने क्या अपने कोई एक सेंटेंस लिखा। जैसे मान लो कोई आपने एक्स वाई ज़ेड सेंटेंस लिखा, उसमें एक शब्द आना था, कौन-सा आप आपका आना था THEIR आना था। पर आपने क्या किया, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? आपने इसकी जगह लिख दिया देयर लिख दिया इसकी जगह। क्योंकि बोलने को दोनों देयर ही हैं, पर उनका मतलब दोनों का अलग हो जाता है। मान लेते हैं आपने लिखना था देयर और आपने लिख दिया THERE। तो यहाँ पे जो आपका एमएस वर्ड है, वो आपको किस टाइप का एरर देगा? वो आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन मतलब ऐसे करके ब्लू लाइन का एरर दे देगा। तो ये ब्लू लाइन का एरर किस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने का काम करता है कि बेटा जो आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे गलती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, जब हमारे पास ग्रामेटिकल एरर आ जाता है, उसके लिए ब्लू वेवी लाइन वहाँ पे हमें दिखती है। तो इसको आप ऐसे नोट कर लेना, फॉर ग्रामेटिकल, ठीक है? ग्रामेटिकल एरर। उसके लिए हम किसका या फिर जो हमारे पास एमएस वर्ड है, वो हमें किस टाइप का कलर में आपको आइडेंटिफ़ाई करवाता है या फिर आपको दिखाता है, किस फ़ॉर्मेट में सर वो हमें ब्लू वेवी लाइन में उसको दिखाता है। ऐसे-ऐसे करके हमारे पास एक वेव करके हमारी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी किसके ऊपर, जहाँ पे मेरी गलती होगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उनको पता है मैं धीरे-धीरे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उनको मैं नोट करवाता रहता हूँ, ताकि इन द एंड आपके पास एक पूरे प्रॉपर ढंग से क्या बन जाए कि नोट्स तैयार हो जाएँ। जो बच्चे वैसे ही तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा, और जो रिवीज़न कर रहे हैं तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है ये। ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको क्या करना है, सिस्टम को अरेंज करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट दे रखा है एनिएक, सेकंड दे रखा है पीडीबी-8, थर्ड दे रखा है हमारे पास एनसीआर 395, और लास्ट दे रखा है हमारे पास एप्पल 2। तो देखो एनिएक हमारा कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करता है? सर ये हमारा फर्स्ट जनरेशन को बिलॉन्ग करता है ना? क्योंकि सभी को पता है 1940s के आस-पास ही आया था एनिएक हमारा। ओके? इसके अलावा हमारे पास जैसे सेकंड दे रखा है पीडीपी-8, है ना? तो पीडीएपी-8 हमारे पास क्या था, हमारे पास बेसिकली हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट 8 था ये, और ये क कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करता था? ये सर ये हमारी सेकंड जनरेशन को बिलॉन्ग करता था। वैसे ही उसके बाद हमारे पास एनसीआर 395 था, ये हमारा थर्ड जनरेशन में आया था, और एप्पल 2 हमारा हमें पता है कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करता है, सर ये हमारा फोर्थ जनरेशन को बिलॉन्ग करता है। बाकी यही चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारा एप्पल था, ये क्या था हमारे पास सर, फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा कंप्यूटर था। ठीक है? तो एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार, तो उसका राइट आंसर क्या था, हमारे पास एप्पल था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। क्योंकि ये सारे ना पहले से ऑलरेडी क्या है, अरेंज ही हैं। बाकी देखो हम थोड़ी मैं एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बताया था मैंने, किस तरह हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे जो एक तरीके से स्टोरेज थी वो काफ़ी कम होती थी, पर जो एक तरीके से कंप्यूटर बनते थे, वो लार्ज स्केल में बनते थे, या फिर हम बोल सकते हैं उनका स्टोरेज लार्ज स्केल के कंप्यूटर होते थे वो। कौन से, हमारे फर्स्ट जनरेशन में। क्या यूज़ करते थे सर हम उसमें, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। बाकी इसके अलावा इसके बाद वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? सर वो हम सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली सर हम पढ़ते हैं आगे ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर ने किसको रिप्लेस किया? बेसिकली हमारे सर वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। इसके अलावा उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद कौन-सी आई थर्ड जनरेशन में? सर हमारे पास आईसीज़ आई जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में चले गए, तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं? सर हमारे पास हमारे माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और करंटली हमारी जो 5th जनरेशन चली है, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं सर हमारा एक तरीके से एआई वगैरह का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पे एनिएक वगैरह की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी पहले ही। क्या बोलते हैं इसको? बेटा हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पता नहीं एग्ज़ाम में कितनी बार पूछी गई है एनिएक की फुल फॉर्म, ये मैंने आपको करवाई है पहले भी। बाकी पीडीपी-8 का मैंने आपको बताया था, पीडीपी-8 हमारा है क्या? मिनी कंप्यूटर, याद रखना आपने। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर नहीं था, ये हमारा मिनी कंप्यूटर है। ओके, तो ये हमारा मिनी कंप्यूटर होता है पीडीपी-8, ये एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो उसको आपने याद रखना है। बाकी ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसा जो हमारे पास कौन-सी ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया था, एक तरीके से पीडीपी को क्या किया था, एक तरीके से स्टार्ट किया था। तो हम बोलते हैं वो डेक कंपनी थी, है ना? तो हमारे पास पीडीपी-8 थे, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? डेक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। अब डेक की कई बार फुल फॉर्म नहीं पता होती बच्चों को, तो इसको लिख लेना आप, इसको बोलते हैं डिजिटल डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये सारा आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो एप्पल टू आप सभी को पता है किसने बनाया होगा सर, ऑब्वियसली एप्पल के जो फाउंडर थे, कौन थे? हमारे सर एक तो स्टीव जॉब्स थे और उनका एक फ्रेंड था, स्टीव वोज़नैक करके, इन दोनों ने बनाया था एप्पल टू। ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं बोलना है कि सर सिर्फ़ स्टीव जॉब्स ने बनाया, 2 पर्सन्स थे ये, दोनों मतलब एक तरीके से फ्रेंड थे दोनों ये, है ना? आपने इसको लोग लिख लेना है। एक तो सर हमारे पास एप्पल टू किसने बनाया था? एक तो हमारे पास थे स्टीव जॉब्स और दूसरे कौन थे सर हमारे पास? स्टीव वोज़नैक। ओके, इन दोनों ने क्या बनाया था सर, हमारा जो एप्पल सिस्टम था वो सबसे पहले इन्होंने बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, एक क्वेश्चन के साथ जो बनता है तो वो सारा आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी क्योंकि जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो उनके लिए तो चलो प्लस पॉइंट है, बाकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो इनको क्या करें, नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर सर्चिंग विंडो। तो सर्चिंग विंडो के अंदर आपको कौन-कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं? तो देखो फर्स्ट दे रखा है क्लासिक, है ना? विंडो 10 सेटिंग की बात करिए तो देखो क्लासिक आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, करेक्ट बन जाएगी। सेकंड दे रखा है यहाँ पे इन्होंने एनहांस्ड, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एनहांस्ड भी आपको मिल जाता है। तो ये दोनों हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जब हम सर्चिंग विंडो पे देखते हैं। बाकी कॉम्पैक्ट ये हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, मोज़ैक ऑप्शन नहीं मिलता है, कंप्रेस ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉर्मल ऑप्शन भी हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कौन-सा राइट आंसर बन जाएगा सर, हमारे पास एक तरीके से 4th यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जब हम विंडो 10 की बात करते हैं ना, तो इसमें एक क्लासिक हमें विंडो मिल जाती है, जहाँ पे हम अपने क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरीज़ या फिर अपने डेस्कटॉप को सर्च कर सकते हैं। बाकी एनहांस में तो क्या होता है, एनहांस में तो हम पूरे सिस्टम को अपने चेक कर सकते हैं। ये मतलब होता है क्लासिक का। जब आप क्लासिक की बात करते हो ना, तो क्लासिक में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ़ अपनी जो आपकी लाइब्रेरीज़ होती हैं, इसके अलावा मान लेते हैं, जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है? लाइब्रेरी है जो फिर आपका डेस्कटॉप का एरिया है ना, आप उसमें सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लासिक ऑप्शन। पर जब आप एनहांस ऑप्शन की बात करते हो, विंडोज़ 10 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, तो इसमें जब आपको अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम में चेक करना है, तो उसके लिए आप एनहांस ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो इसको आप ऐसे लिखना कि सर ये क्या करता है, सर्च करता है, सर्च द एंटायर पीसी। सर्च द एंटायर पीसी। उसके लिए आप किस ऑप्शन का या फिर कौन-सा आपको सर्चिंग विंडो होती है सर, वो हमारी एनहांस होती है। अब दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गए ना कि जब आपको लाइब्रेरी या फिर डेस्कटॉप पे सर्च करना है, तब आप क्लासिक के ऊपर जाएँगे और जब आपको इन डेप्थ कोई अपने पूरे सिस्टम में देखना है, मान लेते हैं मुझे अपनी एक फ़ाइल देखनी है जिसका मुझे स्टार्टिंग का नाम ही पता है, पर मुझे पता नहीं है वो मेरे कंप्यूटर में कहाँ पे मिलेगी मुझे। तो उसके लिए मैं कौन-सा ऑप्शन यूज़ करूँगा सर, मैं एनहांस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये सारा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, समझनी होती हैं ये। ओके, तो एक नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। बाकी देखो इससे मिलती-जुलती और क्या-क्या अगर हम बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम रेलेवेंट बन जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि आप बताओ कि विंडो 10 की जो ऐसी कौन-सी सेटिंग है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लैपटॉप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं कि मुझे लैपटॉप अपना क्लोज़ करना है, तो उसके लिए और उसके बाद क्या होगा कि वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाए, एक तरीके से थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता है, ऑटोमैटिकली बंद हो जाए या फिर स्लीप पे चला जाए। तो उसके लिए हम कौन-सी सेटिंग के ऊपर जाएँगे, तो हम जाएँगे पावर एंड स्लीप सेटिंग के अंदर, है ना? तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे पास रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री क्या होती है, लो लेवल ऑफ हमारे पास जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कहाँ होती है सर, वो हमारी रजिस्ट्री के अंदर होती है। क्योंकि जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख रहे होंगे, ये एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है कि बेटा आपके पास क्या होती है, रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री क्या होती है आपके पास लो लेवल ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, है ना? सिस्टम आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन डाटा होता है ना, वो आपका कहाँ पे पड़ा होता है, वो आपका बेटा रजिस्ट्री के अंदर पड़ा होता है। ओके, बाकी इसके अलावा ठीक है, इसको रजिस्ट्री कर लेना, TRY है ना, रजिस्ट्री के अंदर आपको पड़ा होता है। बाकी रजिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रजिस्ट्री की एग्ज़ीक्यूटेबल जो फ़ाइल होती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका फ़ाइल का नाम होता है, इसको ऐसे लिख लेना, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक इज़ द
is the executable name for Windows registry editor। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? इसका बन जाता है हमारा सर रजिस्ट्री का, हम रजिस्ट्रीट लिखते हैं REGEDIT डॉट हमारा EXE। एग्जाम में पूछी गई थी कि जब आपकी रजिस्ट्री अगर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल देखनी है, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट एक तरीके से टर्म यूज़ करते हो या फिर कौन सा उसका फाइल नेम आप यूज़ करते हो। तो हम इस फाइल नेम का यूज़ करते हैं या फिर इस फाइल के हेल्प से हमारा क्या होती है, जो रजिस्ट्री होती है वो वहाँ पे वर्क करती है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये सारा ना आपने नोट करके इसको कॉपी पे लिख लेना है। बाकी लो लेवल कॉन्फ़िगरेशन ये पता नहीं एग्ज़ाम में कितनी बार पूछी गई है, तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था विंडोज़ का ही, कि विंडोज़ में एक ऐसा बिल्ट इन टूल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा मतलब मेमोरी का स्पेस होता है ना, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, अगर हम उसको डिलीट करना है, तो हम किससे करेंगे? तो वो डिस्क क्लीनअप हमारे पास एक ऑप्शन होता है। कौन-सा ऑप्शन होता है हमारे पास? डिस्क क्लीनअप। इससे हम क्या करते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है टेम्परेरी फाइल, डिलीट टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, मैक मत समझ लेना इसको। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है, विंडोज़ में ही टूल होता है, उस टूल का नाम होता है डिस्क क्लीनअप। बाकी देखो, और क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे अभी एक बार रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको अपनी ये देखनी है, हिस्ट्री देखनी है अपडेट्स की, कि आपने अपना सिस्टम में कब तक अपडेट किया था या फिर कितनी बार आपने इसको अपडेट किया था, तो आप उसको कहाँ पे जाके देखेंगे? तो उसके लिए आप जाते हो हिस्ट्री ऑफ, अगर आप ऐसे लिख लेना है इसको, हिस्ट्री हिस्ट्री किसकी? आपकी सेटिंग, हिस्ट्री किसकी? आपकी अपडेट की। इसके लिए आप क्या करते हो बेटा? आप सबसे पहले इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आप जाओगे सेटिंग में, सेटिंग के अंदर आप जाओगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाओगे, उसके बाद आप जाओगे विंडोज़ अपडेट में, विंडोज़ अपडेट में। तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि आपने आज दिन तक कितने अपने सिस्टम में अपडेट किए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाती है आपको? यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ डाटा है जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हो सके तो उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट होके एग्ज़ामिनर पूछ लेता है। तो ये डाटा है, ये सारा आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस? देखो, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया कौन क्या है, यहाँ पे कंट्रोल एच का हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। बाकी अल्ट टच मैंने आपको बताया था, अल्ट टच किसके लिए होता है? जब आपको होम टैब के अंदर जाना होता है। कहाँ जाना होता है? होम टैब के अंदर अगर आपको जाना होता है। बाकी देखो, कंट्रोल अल्ट एफ किसके लिए यूज़ करते हैं? ये हम बेटा फुटनोट के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे मैं आपको तभी रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आपके ये माइंड में बैठ जाए कि बात है, अच्छा कंट्रोल अल्ट एफ, अच्छा सर इसको हम फुटनोट के लिए यूज़ करते हैं। बाकी देखो, शिफ्ट प्लस एफ बेसिकली इसको हम मेनली यूज़ नहीं करते हैं कहीं पे भी, है ना? तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगी। अगर शिफ्ट प्लस F7 होता तो मैंने आपको बताया था सीएसएस टूल के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस शिफ्ट प्लस F तो मेनली हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं। कंट्रोल एच तो हम पता है किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ करते हैं। तो सारी कुछ शॉर्टकट कमांड होती है, इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच मैच करने का। ठीक है? तो यहाँ पे मैच करने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूला दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखी है आउटपुट। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है रिप्लेस। आपको क्या करना है, इस जो कंटेंट है इसको रिप्लेस करना है, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, है ना? तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे रिप्लेस क्या करेगा, बेसिकली इसको स्टार्ट करना है 6th कैरेक्टर से और रिमूव करना है इसको 2nd कैरेक्टर। ठीक है? 6 कैरेक्टर से इसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैरेक्टर से इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करने हैं। तो कैरेक्टर कौन-कौन से रिमूव हो जाएँगे यहाँ पे? 10 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखो ना, रिप्लेस क्या काम करता है, सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है, 1 सेकंड, सबसे पहले जो यहाँ पे 6 दे रखा है ना, 6 का मतलब है कि आपको सबसे पहले 6th पोज़ीशन के ऊपर जाना है। आपका ये वाला डाटा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, है ना? तो अब ये देखो, आपको इसके आगे लिखा है यहाँ पे 6, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 6, ठीक है? ये लिखा है यहाँ पे 6, तो आप सबसे पहले 6 नंबर पे जाओगे। 6 नंबर कौन-सा आपका? ये आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आप अभी कहाँ पे हो? आप यहाँ पे चले गए हो, ठीक है? आप इस जगह पे चले गए हो। अब इस जगह पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे जाने के बाद आपको जो आगे के 2 नंबर्स हैं, इनको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव क्या करना है, 2 कैरेक्टर्स को आपको रिमूव करना है। तो जैसे आप 2 कैरेक्टर रिमूव करोगे, 2 कैरेक्टर रिमूव कौन-कौन से हो जाएँगे? आपके बेटा ये वाले कैरेक्टर रिमूव हो जाएँगे। कौन से हो जाएँगे आपके पास?
ये वाले कैरेक्टर क्या हो जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे। रिमूव समझते हो ना, डिलीट होना। तो जैसे आपके ये कैरेक्टर दोनों डिलीट हो गए, ये इसका काम भी खत्म हो गया, सेकंड स्टेटमेंट का काम भी खत्म हो गया। पर उसके आगे लिखा है क्या हमारे पास 11 कि जो आपने डिलीट किया उसकी जगह आपको कितना डालना है, आपको 11 डालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास आउटपुट में कितना आ जाएगा, रिज़ल्ट में कितना आ जाएगा सर हमारे पास 110111 हमारे पास आ जाएगा। ये काम करता है रिप्लेस। रिप्लेस ने क्या किया, सबसे पहले देखा आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाने के बाद कितने कैरेक्टर आपको डिलीट करने हैं? अच्छा 2 करने थे, 2 आपने डिलीट कर दिए। उसी जगह कोई और डाटा डालना है, अच्छा 11 डालना है, तो आपने क्या किया उसकी जगह पे 11 डाल दिया। और उसके बाद आपकी आउटपुट कितनी बन जाएगी यहाँ पे? सेकंड वाली बन जाएगी। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा 11011011 ओके? ये काम करता है आपका रिप्लेस फंक्शन जो आपका एक्सेल में होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे ये वर्क करता है ना? बाकी देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे? नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 11 प्लस यहाँ पे 101010 ये दे रखा है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1 सेकंड। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा हमारे पास? इनको आपको प्लस करना है। तो जैसे आप प्लस करो कितना आएगा हमारे पास, है ना? नॉर्मली अगर इसको प्लस करो, है ना? 1010101 और इसमें आप क्या करो 11 को आप प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 2110 101 है ना? तो ये आपका बन जाएगा। तो कौन-सा ऑप्शन बन जाएगा? बेसिकली आपका ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है? आप बोल सकते हो सर हमारा फर्स्ट का सेकंड आएगा, सेकंड का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, एक फंक्शन दे रखा है। इसको बोलते हैं DEC2 हेक्स। इसका मतलब है कि जो हमारा डेसिमल नंबर होगा, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब हम क्या पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि क्या होता है कि हमारे पास अलग-अलग नंबर सिस्टम होते हैं। तो उसमें एक नंबर सिस्टम होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल और एक होता है हमारे पास डेसिमल, है ना? डेसिमल नंबर होता है एक हमारे पास, दूसरा कौन-सा होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। और जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2 कहाँ तक चलता है? 9 तक चलता है। पर हमारे पास हेक्साडेसिमल कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेके हमारे पास 9 तक तो वैसे ही होता है, उसके बाद हमारा क्या चलता है? ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी और कहाँ तक चलता है हमारा? एफ तक चलता है ना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ मतलब टोटल कितने होते हैं हेक्साडेसिमल में? डेसिमल में टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंट करोगे तो कितने वैल्यूज़ आपको मिलेंगी? सर हमारे पास 10 वैल्यूज़ मिलेंगी और वैसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल में काउंट करते हैं, तो हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तो 10 तो होते ही हैं, फिर आगे ए हमारा 11 होता है, बी हमारा 12 होता है, सी हमारा 13 होता है, डी हमारा 14 होता है, ई हमारा 15 होता है और हमारे पास एफ हमारा क्या बन जाता है? 16 बन जाता है। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पे? 16 वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर अगर आपके पास 10 है, तो इसका हेक्साडेसिमल कितना बन जाएगा? तो डेसिमल नंबर 10 का हेक्साडेसिमल कितना बनेगा? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि 9 के बाद क्या चलता है आपका? 9 के बाद आपका 10 चलता है और 10 तो क्या है यहाँ पे? हेक्साडेसिमल में 10 क्या है? जो अगर हम नॉर्मल अपनी काउंटिंग लिखें 1, 2, 3, 4 अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर दूँ, ये आ गया आपके पास डेसिमल और ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ओके। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको कंपेयर करके बताऊँ तो यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ओके। बाकी यही मैं दूसरी तरफ चला हूँ यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब देखो जहाँ पे हमारा डेसिमल में क्या आता है बेसिकली डेसिमल में 9 के बाद क्या आ जाता है 10 आ जाता है मतलब हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 10 को किससे लिखते हैं? 10 को हम ए लिखते हैं, याद रखना है हेक्साडेसिमल में हम 10 को ए लिखते हैं, 11 को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, 13 को हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं, 13 को हम डी लिखते हैं, 14 को हम ई लिखते हैं और लास्ट में जो हमारा 15 होता है इसको हम क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। ये आपने नोट करना है। अब देखो यही चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा था कि आपके पास एक डेसिमल नंबर है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर कौन है आपका यहाँ पे 10। तो देखो 10 को अगर आप 10 का अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको अगर आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, 10 को जैसे आप बदलोगे तो उसका हेक्साडेसिमल कितना है? सर हमारा यहाँ पे ए है। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर में कितना आएगा? ए आएगा। तो जो हमारा कौन-सा ऑप्शन है? 4th वाला हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन है। समझ आ गया ना क्या मतलब होता है? कल को यही मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, मान लो मैंने आपको यही क्वेश्चन दे दिया इक्वल टू DEC डेसिमल टू हेक्साडेसिमल HEX और इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लेते हैं 15 तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जब मैंने आपको ये फ़ॉर्मूला दिया तो इसका आपका आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक है? तो बाकी देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसका आंसर कितना बन जाएगा 4 हमारा बन जाएगा, है ना? इसमें क्या किया है बाइनरी नंबर को किसमें किया है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ी है तो उनको आइडिया होगा इन सभी का कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं, है ना? जिसको नहीं आइडिया होगा तो कोई नहीं एक बार कोई एक आधी क्लास देख लेंगे, वहाँ पे मैं आपको करवा दूँगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, क्या बेसिक इसका फंडा होता है, कन्वर्जन कैसे हम करते हैं, तो वो किसी क्लास में आपको मैं बता दूँगा वैसे ही ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है इसका, तो हमारे इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट का हमारा सेकंड बना था, सेकंड का हमारा थर्ड बना था, तो सेकंड, थर्ड तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके? बाकी देखो इससे मिलते-जुलते और कौन-कौन से फंक्शन मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने आपको कनकैटिनेट फंक्शन बताया था, है ना? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कनकैटिनेट फंक्शन करता क्या है, किन्हीं 2 स्ट्रिंग्स को प्लस करता है, मतलब एक तरीके से जॉइन करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास अगर ये देखना है कि अगर कोई नंबर है उसको एग्ज़ैक्टली बीच में आना है, तो उसको कौन-सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये ऐसी कुछ डाटा होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको मैं क्या करूँगा आपको धीरे-धीरे जैसे हम करेंगे एक्सेल वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको करवाता रहूँगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ बताना है कि कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है और कौन-सी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इन एमएस वर्ड 365 हैंगिंग इंडेंट सेट ऑफ, देखो हैंगिंग इंडेंट का तो पहले शॉर्टकट कमांड लिख लो, आपको इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी हम यूज़ करते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए। सेट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ बाय पोजीशनिंग इट नेट द मार्जिन एंड इंडेंट ईच सब्सिक्वेंट लाइन इन द पैराग्राफ। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है करेक्ट है, क्योंकि हैंगिंग इंडेंट काम ही यही करती है ना? बाकी देखो हमारे पास सेकंड दे रखा है in MS Word 365, the purpose of toggle case is to begin each word in a lower case and the rest in the upper case, है ना? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास ठीक है, क्योंकि टॉगल का मतलब ही क्या होता है? उल्टा करना, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में ऐसे करने का काम करता है। ओके? बाकी नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, बाकी इसमें टॉगल केस में बाकी हमारे पास क्या है आपको पता है कि अलग-अलग फॉर्मेट्स होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इन एमएस वर्ड 365 डिफाइन अ न्यू बुलेट पॉपअप डायलॉग बॉक्स अंडर बुलेट ऑप्शन इन पैराग्राफ ग्रुप कंटेन ओनली 2 बटन सिंबल एंड पिक्चर। तो देखो यहाँ पे ना सिंबल एंड पिक्चर बेसिकली हम बात कर लेते हैं तो सिंबल एंड पिक्चर नहीं होता है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारा सिंबल होता है, एक पिक्चर होता है, तीसरा हमारा फ़ॉन्ट भी होता है। इसने यहाँ पे फ़ॉन्ट को स्किप कर दिया। देखो एक सिंपल ऑप्शन इसने यहाँ पे स्किप कर दिया है। बाकी स्टेटमेंट पूरी करेक्ट है, पर यहाँ पे देखो 2 की जगह 3 ऑप्शंस होते हैं, ये आपने याद रखना है। क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिकली देखते हो ना, जब आप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाओगे किसके बुलेट के अंदर, जब आप बुलेट्स वगैरह ऐड करते हो ना, तो बुलेट्स में 3 ऑप्शन होता है, सिंबल होता है, पिक्चर होता है, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी होता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 स्टेटमेंट ठीक हैं और तीसरी हमारी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा कौन-सा बन जाएगा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ ऐसा मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था ना, जैसे हाफ स्पेसिंग का दिया था। तो हाफ स्पेसिंग का मैंने तभी आपसे पूछा था क्योंकि उसकी शॉर्टकट कमांड नहीं होती है। शॉर्टकट कमांड हमारे पास किसकी होती है? एक तरीके से वो हमें 1.5 करना होता है। तो उसके लिए मैं बताया मैंने क्या बताया था, हम कंट्रोल 5 का यूज़ करते हैं। बाकी देखो अगर आपको एक नोट करना हो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है ना? इसको आप नोट कर लेना कि सर हमारे पास क्या होती है? डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन न्यू वर्ज़न, ठीक है? जो हमारे पास लेटेस्ट एमएस वर्ड आ रहे हैं ना उसमें, न्यू वर्ज़न्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? या तो आपको एग्ज़ाम में दिया होगा 1.15 या तो आपको दिया होगा 1.08। ये क्या होता है आपकी डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, जो मैंने आपको बताई थी ना लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, सिंगल होती है, डबल होती है ना, मल्टीपल होती है। बाकी अगर आपको क्या करना है हाफ़ देनी है मतलब 0.5 देनी है, तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, मतलब 1.5 देनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल 5 का यूज़ करते हो। वो सारी क्या है लाइन स्पेसिंग है, पर जो हमारे पास आजकल नए नए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्ड आ रहे हैं सॉरी, उसमें डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमैटिकली कौन-सी आपको मा लाइन स्पेसिंग मिलेगी, या तो आपको 1.15 मिलेगी या तो आपको 1.08 मिलेगी। तो ऑप्शन में आपको या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, आपने ये याद रखना है, ओके? तो दोनों में से कुछ भी दिया होगा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग तो वो वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये डाटा होता है वो सारा एग्ज़ाम रेलेवेंट बनता है तो उसको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। ओके फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 सेकंड मैं इरेज़ कर देता हूँ ज़रा, ये हैंग करने लग पड़ता है ज़रा। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास कुछ कंपाइलर डिज़ाइन की स्टेजेस दे रखे हैं और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। उससे पहले दे रखा है यहाँ पे
ऑप्टिमाइज़ेशन, तो ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज़ेशन का लिखा है यहाँ पे द फेस नेट द फेस अप्लाई ऑप्टिमाइज़ेशन। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा फेज़ होता है जो अप्लाइज़ करता है ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक्स को टू इंटरमीडिएट कोड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। देखो ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने अपना कोड लिखा है 10 लाइन का। सपोज़ कर लेते हैं जब आपने अपना कोड लिखा है, जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन गए हो, आपने अपना कोड लिखा 10 लाइन में, पर मैं आपसे भी अच्छा प्रोग्रामर हूँ। मैंने बोला यार आप 10 लाइन में लिख रहे हो, मैं इसको 5 लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लाइन को। तो इससे क्या हुआ, मेरा कोड ऑप्टिमाइज़ हो गया। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या ऑप्टिमाइज़ करना। तो जब आप कंपाइलर पढ़ते हो ना, तो कंपाइलर में भी क्या होता है, वो आपका कोड जो आपने इतना लंबा लिखा होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करने का काम करता है, कि कितना एफिशिएंटली मैं आपका कोड एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लूँ। तो वो स्टेप आता है ऑप्टिमाइज़ेशन का। तो उसमें वही लिखा है कि ऐसा फ़ेज़ होता है, एक ऐसा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, एक ऐसा फ़ेज़ होता है जहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन की टेक्नीक लगती है, जिससे क्या होता है कि आपका इंटरमीडिएट कोड बनता है, जो क्या करता है इन द एंड आपकी सिस्टम की जो परफ़ॉर्मेंस है उसको बढ़ाने का काम करता है। वही जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि मैंने 10 लाइन का कोड लिखा था, आपने लिखा था 10 लाइन का, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 5 लाइन में, ताकि जो आपका लास्ट में जो आपका कोड चले वो काफ़ी अच्छा स्मूथ चले, हैंग ना करे कहीं पे, ओके? नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस। तो देखो सिंटैक्स एनालिसिस आपका क्या काम करता है, ये बेसिकली आपका ऐसा एक तरीके से वो होता है, स्टेप होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, आपके सिंटैक्स को चेक किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ योर कोड टू इंश्योर दैट द कन्फर्म टू रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो सिंटैक्स होता ही क्या है? सिंटैक्स एक ऐसे रूल होते हैं, जैसे मान लेते हैं आप अब इंग्लिश ग्रामर में लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, मान लेते हैं दिस इज़ माय बुक। आपको ये सारा सेंटेंस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर हमें समझ आ रहा है, आपने लिखा है कि ये एक किताब है, सिंपल ये मतलब है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इज़ बुक बुक माई दिस, ऐसे करके मैंने लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर आपने ये क्या लिख दिया? इसका कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, क्या लिखा है ये? है ना? ये क्या लिखा है? ये गलत बात है ना? तो बस वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करता है कौन? सिंटैक्स एनालिसिस। ये बोलता है कि जब आप अपना कोई अपना कोड लिखते हो, है ना? तो कंपाइलर क्या करता है, इसको चेक करता है कि आपके जो आपने जो कोड लिखा है, वो उसके प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जो रूल हैं, उनको फॉलो कर रहा है। जैसे ग्रामर के रूल होते हैं ना, कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो आप? सबसे पहले सर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, हम कोई वर्ब लिखते हैं, फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है। तो वैसे ही अगर जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो ना, अपना कोड लिखते हो, तो उसका भी अपना कोई रूल होता है। तो उस रूल के बिहाफ़ पे आपने अपना कोड लिखा है, उसको चेक कौन करता है? सर उसको सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है। ये आपने याद रखना है। कल को यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, रटना नहीं है कोई भी चीज़। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस। तो देखो सिमेंटिक एनालिसिस क्या काम करता है, ये देखता है कि जो आपने कोड लिखा है, उसका कोई मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा है दिस इज़ माय बुक, ये मेरी बुक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज़, है ना? कुछ भी लिख देता हूँ, मान लेते हैं दिस इज़, कुछ भी लिख देता हूँ एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? दिस इज़ एक्स वाई, इसका कोई तुर्क बन नहीं रहा है, क्या है दिस इज़ एक्स वाई ज़ेड? बन रहा है कोई तुर्क कि एक्स वाई ज़ेड क्या है? दिस इज़ एक्स वाई ज़ेड, है ना? कोई तुर्क नहीं बन रहा है। तो वही बोलने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग में भी ऐसा एक टूल आता है, उस टूल को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस बोलते हैं। ये आपके किसके स्टेजेस आते हैं, जब आप कंपाइलर डिज़ाइन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आता है ये सारा। तो उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि सिमेंटिक एनालिसिस क्या काम करता है? तो आपने इसको ऐसे नोट करना है कि सर एक ऐसी स्टेज होती है, जहाँ पे जो हमारा कंपाइलर होता है, वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो आपने कोड लिखा है, उसका कोई मतलब बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मैंने पहले तो लिखा था ना दिस इज़ माय बुक, इसका मतलब तो बन रहा है कि सर ये मेरी एक किताब है। पर मैंने जब ऐसे इसको लिख दिया दिस इज़ एक्स वाई ज़ेड, ये एक्स, वाई, ज़ेड है। तो सर वो आप बोलोगे सर ये इसका क्या मतलब है? क्यों, कहाँ पे यूज़ करना है इसको? है ना? तो इसका मतलब है कि सिमेंटिक एनालिसिस वो चीज़ चेक करता है कि जो आपने कोड लिखा है, वो प्रैक्टिकली कहीं भी यूज़ हो भी रहा है कि ऐसे ही लिखा है फालतू में। है ना? तो वो चीज़ चेक करने का काम कौन करता है? सिमेंटिक एनालिसिस करता है। तो ये कंपाइलर के स्टेज आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं कि एक ऐसा फेज़ होता है जो क्या करता है, एक बीच का कोड जनरेट करता है। जैसे हम कोई अपना कोड लिखते हैं, सोर्स कोड मैंने आपको समझाया था, सोर्स कोड क्या होता है? जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड होता है, उसको क्या करता है, उसका एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। ओके? जैसे मान लेते हैं आपने कोई कोड लिखा है ना, वहाँ आपने ऐड का कोड लिखा कोई, ऐड कर रहे हो आप कोई 2 वैल्यू 2, 3, तो कंपाइलर ने क्या किया, इसको समझा, अपने उसमें प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के बाद इसने क्या कर दिया, आपको एक इंटरमीडिएट कोड दे दिया। इंटरमीडिएट कोड किसमें आधा देता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में देता है। और यही पता नहीं एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है कि जब भी आपका कंपाइलर क्या करता है, किसी प्रोग्राम को इकट्ठा लेके चला जाता है, उसके बाद वो क्या उसका बना देता है, एक मशीन कोड बना देता है, इंटरमीडिएट कोड बना देता है, बाइनरी कोड वो उसको बना के दे देता है।
ओके, तो ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो इनको क्या करना है, हो सके तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 110% है, या तो सिंगल-सिंगल लाइन में पूछा जाएगा या तो वैसे पूछा जाएगा। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर हम देखें, फर्स्ट का हमारा सेकंड, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए। उसके बाद हमारे पास सेकंड का हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन, सेकंड का हमारा थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, फिर हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैच करने का क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, वैल्यूज़ वगैरह को यहाँ पे मैच करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एकदम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईमेल स्पैमिंग अटैक, तो ईमेल स्पैमिंग अटैक कहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली जब आप मेल्स वगैरह के साथ डील करोगे, तो सेंडिंग द सेम मैसेज टू द इंडिसिमिलरली टू द लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर, मतलब एक ही ईमेल को आप क्या कर रहे हो, बड़े सारे बंदों को भेज रहे हो, उसको हम बोलते हैं ईमेल स्पैमिंग अटैक, है ना। स्पैमिंग में होता कुछ नहीं, ऐसे कोई बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट वगैरह जैसे लॉन्च करती हैं, तो हमें मेल कर देती हैं, है ना। तो वो मेल हमें, हमारे लिए तो वैसे काम के नहीं थे, पर हमें वो इरिटेटिंग लगते हैं, स्पैम लगते हैं कि यार हमारे वायरस नहीं होता है, ये याद रखना, वायरस नहीं होता है, पर वो हमें एज़ एडवर्टाइज़मेंट हमें वो दिखाने का काम करती है। तो उसको हम बोलते हैं ईमेल स्पैमिंग अटैक। बाकी देखो नेक्स्ट दे रखा है ईमेल प्रोटोकॉल। तो ईमेल प्रोटोकॉल कौन-सा है यहाँ पे? सर आपने बताया था पॉप 3 होता है और आईमैप होता है, तो पॉप है यहाँ पे, ईज़ी है। फिर ईमेल एड्रेस कौन-सा है? तो ईमेल एड्रेस भी सर हमारे पास कौन-सा बचेगा? एनाप्लान जो भी है ना, 1010@send.com, तो ये बन जाएगा। फिर हमें जीमेल, तो ऑब्वियसली सर ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा। एक फीमेल सर मतलब फ्री ईमेल सर्विस है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। तो ईज़ी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का हमारा सेकंड बन जाएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत आएगी, फर्स्ट का सेकंड। सेकंड का हमारा थर्ड बन जाएगा, सेकंड का थर्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बन जाती हैं। फिर जीमेल का हमारा 1 है, तो यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके क्या करना है आपने, ये सारे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बस वही है, थोड़े लंबे दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। फर्स्ट दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक केस, देखो ये तो है। आउटलुक मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक ईमेल क्लाइंट है ये, या फिर ईमेल अपनी एप्लीकेशन है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड दे रखा है जंक मेल इज़ एन अनसो, देखो जंक मेल पता नहीं बेसिक मैंने कितनी बार बताया कि अनसॉलिटेड जो ईमेल्स होती हैं उनको हम जंक मेल बोलते हैं या फिर स्पैम बोलते हैं। ओके, तो वही लिखा है कि स्पैम क्या होता है, मैनी प्रमोशनल मटेरियल, जो मैंने अब समझाया ना आपको कि कोई कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ किया, वो प्रमोशन के लिए हमें मेल कर दे रहा है, तो वो क्या है कि जंक मेल है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट रखा है ईमेल हेडर कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट, देखो जो ईमेल का हेडर होता है ना, उसमें देखो क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसको भेज रहे हो, टू, फ्रॉम, कहाँ से वो आया है, मतलब जैसे यहाँ पे आपकी आपकी मेल आ जाएगी, आप यहाँ पे जिसको भेज रहे हो उसकी मेल आ जाएगी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, अच्छा कौन-सा आपका किसके रिगार्डिंग आप उसको भेज रहे हो। फिर लास्ट में आपका क्या बन जाता है, आपका एक पूरा का पूरा सेक्शन बन जाता है बॉडी का। बॉडी सेक्शन के अंदर आप अपनी मेल लिखते हैं अक्षर में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हेडर की बात करी थी ना, हेडर के अंदर आपको ये तीनें मिल जाती हैं, टू मिल जाता है, फ्रॉम मिल जाता है और आपका सब्जेक्ट मिल जाता है। इसके अलावा डेट वगैरह भी ऑप्शन होती है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ट्रू, 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 यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, राइट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट डज़ डी लेटर स्टैंड फॉर? डी हमारा किसके लिए स्टैंड करता है, किसमें, हमारा आईएसडीएन में। तो जैसे मैंने आपको आईएसडीएन की फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार स्टार्टिंग बेसिक में बताई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल डिजिटल नेटवर्क नेटवर्क। ये बेसिकली मैं तो लिखता हूँ, जो नए बच्चे होते हैं ना, कई बार तो उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। बाकी जो पहले से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको आइडिया होगा। तो देखो यहाँ पे डी किसके लिए स्टैंड करता है सर, यहाँ पे डी हमारे डिजिटल के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, राइट हमारा बन जाएगी। ओके, बाकी देखो इससे मिलती-जुलती और क्या मैंने आपको बताई थी, एक अब आपको ऐसे होती है एडीएसएल, है ना। एडीएसएल हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो जो मैं चीज़ बोलता हूँ ना, आपने उस पे फ़ोकस करना है। तो उसको क्या करना है, नोट करके अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है? तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी बाकी अभी 11:30 12 बजे जिसका टेस्ट होगा ना, वो चलो टेस्ट के लिए अपना तैयार है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या कोई अपने मन में कोई क्वेरी रहती होगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स।